गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कुछ ख्वाब है, कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है, कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। ठोकरें जब भी ज़माने से कभी खाई है, उसके किरदार में जन्नत सी हवा आई है। कीमत पूछी जो उसने मिट्टी की, मैंने बेटी की तरफ इशारा कर दिया। पूजा दहिया धनकर एक एयरफोर्स ऑफिसर की बेटी, जिन्होंने अपने घर में हमेशा खुशहाली देखी। हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाली पूजा दहिया ने अपने मुस्तकबिल के लिए कई ख्वाब सजा कर रखे थे। बेशतर पढ़ाई बेंगलोर और हैदराबाद में हुई। कंप्यूटर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी कर ली, लेकिन उनका दिल बहुत दिनों तक नौकरी में नहीं लगा और फिर उन्होंने अपनी कंपनियों का आगाज किया और काफी लोगों को रोजगार फराहम किया। आज पूजा अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी के नए आयाम छू रही हैं और समाज में एक नई मिसाल पेश कर रही हैं। यही वजह है कि वो मीडिया और अखबारों में भी सुर्खियों में रहती हैं। कम अरसे में इतनी कामयाबी वाकई काबिले सताइश है। तो आइए जानते हैं उनके सफर के बारे में। नाजरीन आदाम, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी प्रोग्राम लेकर मैं हाजिर हूँ, जिस प्रोग्राम का आप इंतज़ार करते हैं। और उसी के साथ आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने वाली हूँ जिन्होंने ये बता दिया कि समाज की रुकावट से लेकर, समाज के ताने बाने से लेकर, उन सभी के बीच वो अपने सपने के सफ़र को आगे लेकर बढ़ती रही। आज वही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। पूजा दहिया धनकर हरियाणा से आती है, वही हरियाणा जो धीरे धीरे अब बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऐसी शख्सियत हमारे साथ है, सीधा आपको मिलवाते हैं। वेलकम पूजा जी। शुक्रिया, शुक्रिया राधिका जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आज धन्यवाद। हरियाणा से हैं आप जी। तो ये जानना बेहद ज़रूरी होगा कि आपका सफ़र कैसा रहा। जी, मैं हरियाणा से हूँ और मैं बहुत घमंड से कहती हुए से कि मैं हरियाणा से हूँ। और सफ़र ज़िंदगी का अच्छा ही होता है, हर सफ़र अच्छा होता है। मुझे क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन से ज़्यादा अच्छा सफ़र लगता है। सो सफ़र मेरा, अगर आप प्रोफेशनल सफ़र देखें तो स्कूलिंग, क्योंकि मेरे पिताजी एयरफोर्स में ऑफिसर थे, तो हम पूरे भारत घूमे हैं, लकी रहे हैं इस तरह से। सो स्कूलिंग हमारी, मेरा जन्म हुआ कानपुर में और स्कूलिंग हुई कानपुर, बेंगलोर, हैदराबाद, ज़्यादातर साउथ में। और उसके बाद दिल्ली में आए हम, और बहुत डिफरेंट था हमारे लिए क्योंकि साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आए, ऑल्दो हम बिलोंग करते हैं हरियाणा को। और फिर यहाँ आके कॉलेज शुरू किया। उसके बाद तो दिल्ली में ही हैं। तो जो प्रोफेशनल करियर शुरू हुआ आफ्टर कॉलेज, सपने थे, कुछ सपने थे, मैं बीच में बोलना चाहूँगी। जब मैं 9th में थी, जब हम बच्चे होते हैं, तब मेरा रुझान था साइंस की तरफ, और मैं बनना चाहती थी एक हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन एक्चुअली। पर उसका अलग रीज़न होता है, ये शायद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शायद सोच बदलती है हमारी। हम दिल्ली में आए, इसलिए मैंने साइंस लिया था 10th में। मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, बहुत अच्छी पढ़ाई में थी मैं शुरू से ही, टचवुड। और जब हम कॉलेज में आए तब रुझान हो गया टुवर्ड्स फैशन डिज़ाइनिंग, क्योंकि दिल्ली जब हम आए तो दिल्ली बहुत ही आगे पहुंचा हुआ शहर था हैदराबाद से, अगर आप देखें तो यहाँ आके जब हमने देखा तो मेरा एक बहुत अच्छा सा रुझान था टुवर्ड्स फैशन डिज़ाइनिंग। अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ सामाजिक प्रेशर ऐसे होते हैं, कुछ सामाजिक दबाव ऐसा होता है हम पर कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर को एक दर्जी का टैग दे दिया जाता है।
वो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे हुआ जब मैं चाहती थी फैशन डिज़ाइनर बनना, बट क्योंकि हमें ऐसी परवरिश दी गई थी कि हम रिवोल्ट नहीं करते अपने से बड़ों का, और ये मानते हैं कि वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, इसीलिए हम जिस तरफ का बहाव था उस तरफ बहे। सो उस टाइम पे आईटी इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उस टाइम सजेस्ट किया गया मेरे पिताजी ने, मेरे बड़े भाई जो कि आईटी में ही थे उस टाइम, तो फिर आईटी इंडस्ट्री का सफ़र शुरू हुआ। वहाँ भी बहुत अच्छी थी मैं पढ़ाई में, एंड वहाँ तो बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। फिर मैंने आईटी इंडस्ट्री में ही जॉब की, काफ़ी साल की, और एक बहुत ही अच्छा लैडर था, मतलब जिस सीढ़ी पर मैं चढ़ी बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक चढ़ी। और वहाँ ना बैठे बैठे सपने होते थे, जैसे अब आप जब एक सेंटर में होते हो, एनआईआईटी में काम करती थी मैं, तो जब आप एक सेंटर में काम कर रहे होते हो, ब्रांच होता है सेंटर, तो जब आपके पास लोग आते हैं ना हेड ऑफिस से, तो आप उन्हें देखते हो और आप सपने देखते हो कि एक दिन ना मैं भी इनकी तरह आऊँगी, जो हमारे बॉस के बॉस के बॉस के बॉस, पता नहीं किस लेवल के बॉस होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझ में ये है कि जो मैं मन में ठान लेती हूँ, करती ज़रूर हूँ, बोलती नहीं हूँ, वो मेरे साथ है। मैं बिलीव करती हूँ एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो बहुत मेहनत की और वहाँ पहुँच गई जहाँ मैं सेंटर में जाती थी हेड ऑफिस से, और मुझे भी उसी नज़रों से वो नए नए लोग देखते थे जैसे जहाँ मैं थी कभी। तो बहुत ही सुहावना सफ़र था। प्रोफेशनल सफ़र तो बहुत सुहावना था, बहुत सारी लर्निंग हुई, क्योंकि इस सफ़र में ऐसा भी था कि हम सेंटर मैनेजर्स थे जहाँ बच्चों से बहुत इंटरेक्शन था। बच्चे जिस उम्र में आते थे हमारे पास, वो थी 18 से 23। वो उम्र वो होती है जहाँ हर बच्चे को कोई ना कोई चाहिए हाथ संभालने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए। वो उम्र या तो आपको बना देती है या आपको बिगाड़ देती है। उस उम्र में मैंने जितने बच्चों की ज़िंदगियाँ छुई, उसका मुझे आज भी मैं सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मैं बहुत अच्छा मानती हूँ सफ़र को, क्योंकि वहाँ मेरी उम्र में और उन बच्चों की उम्र में बहुत फ़र्क नहीं था, पर वो मुझे माँ बोला करते थे। बहुत सारे बच्चे मुझे माँ बोलते थे। बीच में पूछना चाहूँगी, क्या उम्र रही होगी जब बच्चे आपको माँ बोला करते थे? वो बच्चे होंगे 18 से 23 साल के, और मैं होंगी शायद 27-28 साल की, पर वो मुझे तभी माँ बोला करते थे। और वो जो फीलिंग होती थी ना, वो जो एक दिल में एक सेटिस्फैक्शन होता है ना, एक आप तसल्ली मिलती है, एक सुकून मिलता है, वो सुकून मुझे आज तक के जॉब में नहीं मिला। लेकिन मुझे जहाँ वहाँ मिला। तक मैं जानती हूँ, लड़कियों को आंटी माँ बोलने से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आपको कभी नहीं लगा कि मुझे माँ क्यों बोला जा रहा है, मुझे मैम बोला जाए? नहीं, मैम से ज़्यादा मुझे माँ शब्द, मैं अपनी मॉम को भी माँ बोलती हूँ। माँ शब्द मुझे बहुत छूता है, आई डोंट नो, क्योंकि माँ एक वो होती है जो आपको बचपन से और जब तक आप जिंदा रहते हैं या जब तक वो आपके साथ होती हैं, वो जो आपको परवरिश देती है ना, वो आप अपने मरते दम तक अपने आने वाली पीढ़ियों को देते आते हैं। क्योंकि पिताजी कई बार जॉब में होते हैं, बिजी होते हैं, माँ हमेशा से आपके साथ रहती है। सो जहाँ एक पिता आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है इमोशनली और प्रैक्टिकली, वहाँ माँ आपको परवरिश दे रही होती है अच्छा इंसान बनने की। सो इसलिए मुझे माँ शब्द से बहुत लगाव है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई माँ बोलता है। तो वो वाला जो समय था बहुत अच्छा था, मतलब आज तक का अगर मेरा बेस्ट सफ़र था तो वो था। आपके सफ़र के बारे में जितना मैंने सुना है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि आईटी सेक्टर से फैशन की दुनिया में कदम रखना, मुझे लगता है कि ज़मीन आसमान जितना फ़र्क है। क्या ऐसा था आपके दिल में जो आपको ज़िंदा रख रहा था कि मुझे नहीं फैशन की दुनिया में जाना है? ये वो ख्वाब थे जो मैंने देखे थे जब मैं 18 साल की थी, 17 साल की थी शायद। और सामाजिक जो मैंने बोला दबाव की वजह से जो मैं नहीं कर पाई थी, पर मैंने उन ख्वाबों को नहीं छोड़ा था। मैंने वही किया जो मेरे बड़े चाहते थे। पर वो ख्वाब कभी, बोलते ना कि जो ख्वाब आपको सोने ना देना वो सबसे अच्छे होते हैं। तो ये वो ख्वाब था मेरी ज़िंदगी में जिसने मुझे एक दिन भी सोने नहीं दिया। सो जब मैं आईटी इंडस्ट्री में थी तब भी मेरा कहीं ना कहीं रोज़ कुछ ना कुछ फैशन से रिलेटेड पढ़ना, साथ साथ में कोर्सेज करना, ये सब मैं कर रही थी, तैयारी सारी कर रही थी। क्योंकि जब जॉब मिल जाती है, जब आप शादीशुदा हो जाते हैं, तो आपको एक फ्रीडम हो जाती है कुछ और अपने आप करने की। तो ये सब मैं साथ साथ करती रही। और जिस दिन मैंने वो मुकाम पाया आईटी इंडस्ट्री में, जो मैं एक ख्वाब देख रही थी कि मैं उस लेवल पे पहुंचूं कि मैं उस हेड ऑफिस से रीजनल मैनेजर बन सकूं, जिस दिन वो पूरा हुआ, उस दिन मुझे लगा कि बस
अब नई जर्नी शुरू करते हैं, नया सफ़र शुरू करते हैं। क्योंकि एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ, जब हम बड़े हो रहे थे ना तो हमें बोला जाता था कि एक चीज़ पे फोकस करोगे आप तो कुछ बनोगे, अगर आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहोगे तो कुछ नहीं बनोगे। अब ये बातें मुझे कहीं ना कहीं विश्वास नहीं होता था और मुझे ये लगता था कि एक ही ज़िंदगी है, मुझे तो एक ही ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, क्या पता अगला जन्म किस रूप में आए हम धरती पर। तो इसीलिए फिर आईटी इंडस्ट्री को हमने बाय कहा, रुखसत किया और हम आगे बढ़े। जो मेरा सपना था एक एम्प्लॉयर बनने का, जॉब देने का, वर्क देने का लोगों को, बहुत रिसर्च की, बहुत इंटरनेशनल ट्रिप्स किए, क्योंकि फ़ैशन डिज़ाइनिंग तो मैं कर चुकी थी, बट जो मैं करना चाहती थी आगे वो बहुत अलग था। जो कि आपने पूछा फ़ैशन डिज़ाइनिंग, मेरा रीज़न ये नहीं था कि मुझे फ़ैशन पसंद है, मेरा रीज़न ये था कि मुझे लगता है हर इंसान खूबसूरत होता है, हर इंसान, चाहे वो मर्द हो औरत हो, सब खूबसूरत होते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली हम जिस समाज में रहते हैं हमें जज किया जाता है हम जिस तरह दिखते हैं। सो अगर देखने पे ही पता चलता है कोई खूबसूरत है तो मुझे लगा कि इसमें सबको खूबसूरत बनाना चाहिए और वो मुझे शुरू करना चाहिए, चाहे वो किसी भी साइज़ हो। जैसे आज बोलते हैं लोग 0 साइज़ अच्छा होता है, मैं नहीं मानती, मैं मानती हूँ हर साइज़ अच्छा होता है, हर इंसान खूबसूरत होता है। तो मैं बस ये चाहती थी कि अपने डिज़ाइन के द्वारा मैं हर इंसान के जो अंदर का रूह है ना, जो हम बोलते हैं सोल, उसे बाहर ला सकूं, दिखा सकूं। इसलिए मैं डिज़ाइन तब करती हूँ जब मैं एक इंसान से पूछ लेती हूँ कि वो हैं कैसे, सो दैट उनकी पर्सनालिटी ला सकूं। वो नहीं जो फैशन में है, जो किसी ने बोला अभी ट्रेंड है, वो नहीं चलाती मैं, वो नहीं बनाती मैं बहुत अलग, यूनिक, इंडिविजुअल, स्पेसिफिक चीज़ें बनाती हूँ। अब वक्त के साथ लोगों को बदलना या उनकी सोच को बदलने में विश्वास रखती है, लेकिन आपका मैं जानना चाहूँगी 2004 में शादी होना, उसके बाद का वक्त, उसके बाद का सफ़र जो है वो आपके लिए कितना बदलाव लेकर आया? शादी हर एक इंसान की ज़िंदगी में बदलाव लाती है, क्योंकि आप एक सफ़र में हैं, जिस सफ़र को आप चलते आ रहे हैं उसमें एक और शख्स जुड़ जाता है आपके साथ ज़िंदगी भर के लिए, और कुछ रिश्ते थोड़े दूर हो जाते हैं फिज़िकली, तो बहुत चेंज आते हैं। और मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ तो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड और थोड़ी पैम्पर्ड, मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता था, किसी ने सिखाया नहीं था क्योंकि मैं छोटी थी। तो बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने शादी के बाद। बट फॉर्चुनेट ये था, अच्छाई ये थी कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो उस टाइम पे जॉब करते थे ICICI में, तो वो टिपिकल फाइनेंस पर्सन है, जैसे मैं एकदम ही IT एंड फैशन से रिलेटेड हूँ, वो एकदम फाइनेंस से ही है। पर हम दोनों में बहुत अच्छा कंपटीशन होता था शुरुआत में, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे अपने जॉब के दौरान बहुत अवार्ड्स मिले, और उसी टाइम पे मेरे जो हस्बैंड हैं संदीप धनकर, उन्हें भी अवार्ड मिले। तो हम लोगों में बड़ा हेल्दी कंपटीशन चलता था उस टाइम, तो अच्छा था, बहुत अच्छा था। सफ़र बस ये है कि मैं अपने फादर इन लॉ नहीं है मेरे, तो वो ज़रूर एक फादर फिगर मिस करती हूँ अपने इन लॉज की साइड। बाकी हमारी फैमिलीज़ बहुत सिमिलर हैं, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी फैमिली आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो मेरे फादर इन लॉ आर्मी में ऑफिसर थे और मेरे फादर एयरफोर्स में ऑफिसर थे, तो फैमिली वाइज सिमिलर था, बहुत अच्छा था। मदर इन लॉ बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब उस ज़माने के हिसाब से देखें तो बहुत ओपन माइंडेड हैं एंड सपोर्ट वेरी, मतलब उन्होंने मुझे कभी, जो मुझे डर लगता था जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो मेरी दोस्त मुझे बोला करती थी कि पूजा तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, स्पेशली जाटों में, हरियाणा फैमिली में, क्योंकि हरियाणा में बहुत सारे लोग सर्विसेज जैसे हम हाउस हेल्प रखते हैं उसमें विश्वास नहीं रखते। तो मुझे बहुत डर था अंदर ही अंदर। पर जब मेरी शादी हुई तो मेरी मदर इन लॉ इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मुझे कभी बनाने ही नहीं दिया खाना, सो टच वुड, पर सिखाया अपने साथ, बहुत सिखाया एंड अच्छा था सफ़र। मुझे मतलब अगर मैं सजेशन दूँ ना किसी को शादी के बारे में, मैं ज़रूर बोलूँगी शादी ज़रूर करनी चाहिए। क्या बात है। मैं सवाल पूछूं उससे पहले लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी, शादी से डर लगता है, उसके बाद ज़िंदगी बदल जाती है, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि ज़िंदगी बेहद खूबसूरत हो गई है। तो पतिदेव का कितना सपोर्ट आपके जीवन में रहा? मेरे पति का बहुत सपोर्ट रहा, स्पेशली जब जॉब होता है तब तो पता नहीं चलता क्योंकि दोनों ही जॉब में थे।
मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब मैंने अपना बिज़नेस शुरू करना चाहा। वो बहुत बड़ा स्टेप था, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है उसमें, हर तरह से सपोर्ट चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। बस वहाँ से मुझे ये रियलाइज़ हुआ, उससे पहले नहीं रियलाइज़ होता था, उससे पहले लगता था कि बाय डिफ़ॉल्ट हैं ही हमारे साथ। पर तब जब टाइम आया सच में सपोर्ट का, तो संदीप वहाँ थे। मेरा बिज़नेस शुरू करने में इन्वेस्टमेंट सारी संदीप की थी। सो जितना हम घूमे हैं, हम पेरिस गए थे, बैंकॉक गए थे बिज़नेस के लिए, बहुत कुछ ढूंढने, कपड़ों का लेटेस्ट फैशन देखने, यूरोप गए थे, हर जगह संदीप मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे अकेला नहीं भेजा कि आप जाओ और करो। सो दैट वीज़ उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उससे ज़्यादा अब जब हम फैशन लाइन में आ जाते हैं, हमारी लाइन बहुत डिफरेंट है। मतलब हमारे शोज़ कभी चंडीगढ़ में हो रहे हैं, कभी जयपुर में, कभी हैदराबाद में, कभी चेन्नई में। एंड टच वुड मुझे आज तक कभी ये जवाब नहीं देना पड़ा, या मुझसे कभी पूछा नहीं गया कि क्यों जा रही हो, इतने दिन क्यों जा रही हो। जो जनरली होता है मेरे साथ जो है वो बहुत कुछ झेलती हैं, मैं सुनती हूँ। पर टच वुड आई थिंक ऊपर वाले की मेहरबानी है, कभी सवाल जवाब नहीं होते हमारे। वो बस ये ज़रूर पूछते हैं कि सही सलामत पहुँच जाओ, अपनी लोकेशन ज़रूर शेयर कर देना, मतलब केयर करते हैं, तो अच्छा लगता है। सपोर्ट था, आई थिंक उनकी सपोर्ट के लिए, उनके सपोर्ट के बिना, ये तो मैं सबसे कहूँगी, जब तक फैमिली की सपोर्ट नहीं होती ना, आप सच में दिल से उठ नहीं पाते। क्योंकि कहीं ना एक वो रह जाता है कि काश मेरी फैमिली मेरे साथ होती, जो जहाँ भी मैं पहुँच रही हूँ मेरे परिवार मेरे साथ होता, मेरा हस्बैंड मेरे साथ होता, तो एक अलग ही खुशी होती है। सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ पार्टनर का आपको सपोर्ट करना। पति का सपोर्ट समझ में आया, लेकिन आपके 2 बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? मेरे 2 खूबसूरत से एंजेलिक बच्चे हैं। बेटा बड़ा है मेरा, 16 साल का है, 11th में है, इंजीनियरिंग स्ट्रीम ली है उसने। छोटी बेटी है, वो 8th में है। टच वुड दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। पर हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, आज तक दोनों बच्चों ने ट्यूशन नहीं पढ़ा, मैंने ही पढ़ाया उन्हें पहले दिन से लेके आज तक, और अभी भी पढ़ा ही रही हूँ। 11th स्टैंडर्ड थोड़ा टफ होता है, तो पढ़ के पढ़ाना पड़ रहा है, बट ये अच्छा है, ये अच्छा लगता है। बहुत ईमानदार और इनोसेंट तो सारे बच्चे ही होते हैं, बट बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत सिंपल हैं। आज के ज़माने को देखोगे आप तो मेरे बच्चे थोड़े सिंपल हैं, बट ठीक है। वो अपने नाना नानी के साथ बहुत रहे हैं बचपन में, तो और हमें अच्छा लगा, ये सौभाग्य था हमारा कि वो उनके साथ रहे। क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स की परवरिश आएगी हमारे बच्चों में, वो हम नहीं दे सकते। उनसे जब डायरेक्टली आती है तो अलग ही परवरिश होगी वो। तो आई थिंक ये ऊपर वाले का करम है कि हमारे बच्चे उनकी छत्र छाया में पले बड़े हुए, और शायद इसीलिए हमारे लिए बहुत आसान हो गया। पूजा जी, आप हरियाणा से हैं, और हरियाणा में तो एक कहावत है, म्हारी छोरिया के छोरों से कम है। इस कहावत को आपने सटीक साबित किया। इस बात के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आप जैसी बेटियां और आगे आए तो नहीं जाने कितना बदलाव हो सकता है। क्या आपको लगता है वो बदलाव 2021 में आप जैसा देखती है वैसा ही हो रहा है? वो एक शेर है ना नज़्म साहब का, जाने कौन सी मिट्टी की तकलीफ है, क्यों इतनी चोट पर भी वो टूटता नहीं। यस, बिकॉज सच में मेरे पूछो तो, मेरी मानो तो आई थिंक छोरियाँ छोरों से ज़्यादा है। वैसे मैं वो भी नहीं कहूँगी, सब साथ हैं, इंक्लूसिविटी है। आई थिंक अब जो ज़माना है काफ़ी आगे बढ़ गया है, हरियाणा भी बहुत आगे बढ़ा है। वहाँ की लड़कियाँ हम देखें तो कहाँ नहीं हैं। आप पायलट में देखिए, आप फील्ड्स ऐसी ऐसी में देखिए, डॉक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हर फील्ड में हरियाणा की लड़कियाँ हैं, और वाइट लड़कियाँ, लड़के भी हैं। और ना सिर्फ हरियाणा, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, कोई भी गांव हो, कोई भी कस्बा हो, छोटे से छोटा, हम देखते हैं आजकल IAS टॉपर्स बहुत छोटे छोटे कस्बों से निकल के आती हैं। सो ऐसा नहीं है कि छोरियाँ छोरों से कम नहीं हैं, ये मैं आपकी बात एब्सोल्युटली मानती हूँ। पर मैं ये ज़रूर कहूँगी, छोरे और छोरियाँ साथ हैं तभी समाज आगे बढ़ेगा। ये कहने के बावजूद मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, जितना भी हम बाहर आए हैं, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, मैं ये नाम सिर्फ स्टेट के लिए ले रही हूँ, मेरा मतलब ये पूरे भारत से है। हर जगह छोटे छोटे गांव हैं हमारे, जहाँ से भी लड़कियाँ बाहर आ रही हैं, बहुत अच्छा लगता है देखकर, क्योंकि यही दिखा रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ज़रूरी ये है कि ये मैसेजेस, जितनी भी लड़कियाँ बाहर आ रही हैं, क्योंकि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो उन महिलाओं को देखकर जो भी नहीं आ पा रही हैं, वो अपनी बंदिशें
किसी न किसी तरह तोड़ें और आगे बढ़ें, अपने अंदर विश्वास रखें, उससे आगे बढ़ेंगे। मैं ये नहीं मानती कि पेरेंट्स रोकते हैं, बिकॉज कई बार तो जो हमारे पेरेंट हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, शायद उन्हें पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें कहाँ भेजना है अपनी बेटियों को, और वो प्रोटेक्टिव हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव होता है। ज़रूरत ये है कि चाहे वो आज की पीढ़ी हो, अपने माँ बाप को समझाइए, दिखाइए आप कहाँ जाना चाहते हैं। ये मत सोचिए नहीं जाने देंगे तो हम नहीं बताएंगे। आप उन्हें समझाइए, उन्हें मनाइए, उन्हें दिखाइए आगे का फ्यूचर क्या है। कौन माँ बाप अपने बच्चे को सफल नहीं देखना चाहता? कौन माँ बाप नहीं चाहता कि बच्चा कुछ बने और बोले मैं यहाँ अपने माँ बाप की वजह से हूँ? मैं माँ बाप को कभी दोष नहीं देती, क्योंकि मेरे अनुसार कोई भी माँ बाप जानबूझ के बच्चों को के पंख नहीं काटते, वो उनके सपने नहीं कचोटते, वो भेजना चाहते हैं, वो सब कुछ चाहते हैं। आई थिंक ये एक दोनों की दोनों पीढ़ियों को काम करना है। जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उसे माँ बाप की जो पीढ़ी है उन्हें समझाना है। और जब हम सारे एक प्लेटर पर होंगे, एक ही प्लेटफॉर्म पर होंगे, तब आगे बढ़ेंगे हम। मैं ये ज़रूर कहूँगी, जो पहला बंदिश होती है वो आपके अंदर है। जब वो टूटती है तो माँ बाप पे जाती है, वो टूटती है तो समाज पे जाती है, वो टूटती है तो देश पे जाती है। आपको पहला स्टेप आपको लेना है। जो भी मुझे सुन रहे हैं, पहला स्टेप आपको लेना है। पहला आप अपने को एक्सक्यूज़ मत दीजिए, बहाने मत बनाइए, मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे। नो, दैट इज़ एब्सोल्युटली गलत है ये। आप पहले ये बोलिए कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ। मैं गारंटी देती हूँ माँ बाप एक बार ज़रूर सुनेंगे आपको। ट्राई कीजिए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत जवाब था आपका तमाम लड़कियों के लिए जो ये कहती हैं कि मेरे माँ बाप नहीं मानते, जो ये कहती हैं कि हम बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन परिवार ने मुझे बाहर नहीं आने दिया। आपने तो ये सच साबित कर दिया कि परिवार बाद में, पहले आप आगे आइए। पूजा जी, इतने सारे काम करती हैं आप, घर संभालना, बच्चों को संभालना, जो टाइम मैनेजमेंट है वो किस तरह से आप मैनेज करती हैं, ये हर कोई जानना चाहेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही उम्दा सवाल है ये, मुझे अच्छा लगा, इसका जवाब देना पसंद आएगा मुझे। पहली बात तो मुझे बिज़ी रहना बहुत पसंद है, बहुत। मुझे लगता है टाइम फ्री होना ही नहीं चाहिए, पर जब होता है तो आई थिंक ये सारा मैनेज पता है कब होता है, जब आप हर काम की जो नींव रखते हैं, जब आप उसे ठीक रख लेते हैं ना, तो आगे के काम खुद ब खुद ठीक होते जाते हैं। चाहे वो बिज़नेस हो, जब हमने बिज़नेस शुरू किया तो बहुत टाइम लगाया, बहुत फाउंडेशन, नींव जो बोलते हैं, उसे दुरुस्त किया। अब वो अपने आप ऑटो मोड पे चलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ आपको नींव के बाद भी रोज़ एक बार झिंझोरना पड़ता है, उन्हें हिलाना पड़ता है कि ठीक है ना, परवरिश सही जा रही है ना। ज़रूरी है, क्योंकि समाज का बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, जिस तरह के दोस्त होते हैं, हमें नहीं पता। तो मैं बच्चों के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करती हूँ रोज़, चाहे मैं बिज़ी हूँ या ना हूँ। और टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी भी है, क्योंकि आप किसी भी एक चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते। अगर आप बिज़नेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और फैमिली पे नहीं, तो आपकी फैमिली कहीं ना कहीं सफ़र करेगी, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो कुछ और हो, चाहे वो एक दूसरे का टाइम हो। सिमिलरली होता है अगर आप, क्योंकि आपका जो बिज़नेस है वो भी आपका बच्चा है, तो जिस तरह मेरे 2 बच्चे हैं, ऐसे वो मेरा तीसरा बच्चा है। और भी बिज़नेस है मेरे, तो मैं अपने बिज़नेस को अपने बच्चों की तरह लेती हूँ, तो हर एक को इक्वल टाइम देती हूँ। फिर भी अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मेरा फोकस थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे लोग अपने फ्री टाइम में बुक्स पढ़ते हैं, मैं अपने फ्री टाइम में रिलेशनशिप्स पे ध्यान देती हूँ। जैसे माँ बाप, मैं ज़रूर उनसे मिलने जाती हूँ। जब भी मेरे पास किसी भी दिन 3 घंटे फ्री होते हैं, तो मैं अपने बच्चों को लेकर मम्मी पापा के पास ज़रूर जाती हूँ, या बहन भाई, या मेरी जेठानी जेठ जी, या मेरे ननंद नंदोई। बहुत लंबा चौड़ा परिवार है हमारा। तो जब भी मेरे पास टाइम होता है, मैं फोकस करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो रिश्ते हैं, क्योंकि मैंने वही कमाया है, पैसे कमाई तो अलग चीज़ होती है, रिश्ते कमाना बहुत तसल्ली देता है मुझे। तो रिश्तों पे मैं ज़रूर ध्यान देती हूँ, तो मेरा टाइम मैं वहाँ स्पेंड करती हूँ। बच्चे पहली प्रायोरिटी होती है, उसके बाद पेरेंट्स, और उसके बाद रिश्ते 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 रिश्ते। बहुत सुंदर। ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ सिखा रही है, लेकिन आप पूरी दुनिया घूमी है। जहाँ तक आपने नाम बताए,
बहुत कुछ देखा है। क्या ये जो रास्ता है यहाँ तक है या इसकी मंजिल भी है? मंजिल है, हर रास्ता किसी न किसी मंजिल तक तो पहुंचता ही है। सो मंजिल है, और आपको शायद जानकर थोड़ा डिफरेंट लगेगा क्योंकि मेरी मंजिल ना तो आईटी से रिलेटेड है और ना ही फैशन की लाइन से। मेरी मंजिल है कि मेरे 2 सपने हैं, जिस दिन वो पूरे होंगे वो मेरी मंजिल होगी। ये तो सिर्फ ज़रिया है वहाँ तक पहुँचने का। मेरा एक सपना है, एक ख्वाब है, जैसे आप बोलते हैं ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। सो एक ख्वाब है मेरा, एक क्लब खोलना चाहती हूँ मैं, जिसका नाम होगा अनरिटायर्ड। ये पहली बार मैं आपके सामने बोल रही हूँ, वरना ये बहुत ही मेरे तक था अभी तक। अनरिटायर्ड नाम है, पर वो क्लब होगा सब रिटायर्ड लोगों के लिए, क्योंकि रिटायर्ड लोग जो हमारे पेरेंट्स की उम्र के हैं, मैंने उनके साथ बहुत टाइम बिताया है, जो मैं समाज सेवा करती हूँ। एक खालीपन देखा है मैंने उनकी ज़िंदगी में, और उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं उनके बच्चे अगर अभी काम नहीं करेंगे तो वो सेटल कैसे होंगे। तो उन्हें किसी से शिकायत नहीं है, पर अपना एक खालीपन है, क्योंकि उन्हें उन जैसे लोग चाहिए। हम देखते हैं ना, हमारे उम्र के जो दोस्त हैं वो हमारी उम्र के हैं, ऐसे ही उनकी उम्र के जो दोस्त हैं वो उन्हें ढूंढते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाता कि वो मिले, क्योंकि सबके या तो ग्रैंड चिल्ड्रन घर पर होते हैं, उन्हें देखना होता है, या घर पे रहते हैं हमारे जो रिटायर्ड लोग होते हैं। तो मैं उनके लिए एक अनरिटायर्ड, कभी रिटायर ना होने वाला क्लब खोलना चाहती हूँ। तो वो मेरा सबसे बड़ा सपना है, जहाँ पे सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होंगी, उनके उम्र के हिसाब से इंडोर गेम्स होंगे, आउटडोर वॉक्स होंगी, योगा फैसिलिटीज़ होंगी, लाइब्रेरी होगी, टीवी रूम होगा, न्यूज़ चैनल्स होंगे, बहुत कुछ होगा वहाँ पर। वो है मेरा, जो आप बोल रहे हैं जहाँ मुझे पहुँचना है मंजिल, वो मेरी मंजिल है, वो मेरा ख्वाब है, जिसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ काफ़ी सालों से, और इंशाल्लाह भगवान ने चाहा तो ज़रूर पहुँचूँगी वहाँ तक। पूजा जी, ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि आपका ख्वाब पूरा हो। ये हम सब की दुआएं हैं कि आप अपनी मंजिल तक पहुँचें और इस सपने को पूरा करें। शुक्रिया राधिका जी। एक लाइन बोलना चाहती हूँ मैं यहाँ पर, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, बस ऐसा कुछ करके इस ज़माने से विदाई लेंगे। थैंक यू पूजा दैया धनखड़ जी। शुक्रिया आपका, थैंक यू आपका राधिका जी, नज़म जी का, थैंक यू दूरदर्शन का, कि मुझे ये वक्त दिया जहाँ मैं अपने जीवन के जितने संघर्ष थे वो बता पाई। और बहुत अच्छा लगेगा अगर हमारे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, अगर किसी एक की भी ज़िंदगी में छू पाऊँगी अपने सफ़र से, तो शुक्रिया। तो नाजरीन, आप देख रहे थे आपका पसंदीदा प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। आप सफल तब हो जाते हैं जब वही समाज आपको ताने दे और वही समाज आपकी मिसाल अपनी लड़कियों को दे। कुछ ऐसा ही आज की शख्सियत ने कर दिखाया, और उसी की मिसाल आज पूरा हरियाणा नहीं, पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो हर कोई इस बेटी की मिसाल देता है। तो चलिए इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर होंगे किसी एक ऐसी ही शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई। तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं